हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने जो नया सिलेबस PSC द्वारा निर्धारित किया गया था उसके उन सभी हिस्सों को जो कि नए जुड़े थे, नए कंटेंट थे, उनको YouTube के माध्यम से निःशुल्क आप सभी तक पहुंचाया। 2024 की परीक्षा में हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट था वो पूरी तरह एग्जाम में पूछा गया। उससे बाहर बहुत कम प्रश्न थे, कुछ मात्र जो अपवाद स्वरूप थे वही प्रश्न उससे बाहर निकले। 2024 का पेपर हो चुका है, चीजें अपडेट हो चुकी हैं। समय के साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने 10वीं यूनिट को फिर से YouTube के माध्यम से अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस प्रक्रिया में हम पुराने कंटेंट में और एडिशनल चीजें जोड़कर आप तक सर्व करेंगे। आपको आपकी इस एग्जाम में MPPSC 2000 परीक्षा को में आपको सफल बनाने के लिए जो हमसे वो बन पड़ेगा वो सब प्रयास हम करने को तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पाते हैं। इस पॉइंट में जो कि है मध्य प्रदेश की जनजातियों का संवैधानिक प्रावधान। जब हम किसी संविधान, किसी भी वर्ड के, किसी भी संगठन के, संस्था के संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ते हैं तो पहले हमें उसके अर्थ, उसके भाव की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं पहले इस शब्द को डिकोड कर रहा हूं, तब इसके बारे में हम नियम, कानून, संस्थाओं के बारे में या समूह के बारे में बात करेंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है या दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। पहला शब्द अनुसूचित है और दूसरा अनुसूचित शब्द है और दूसरा शब्द जनजाति है। हम इन दोनों शब्दों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। अनुसूचित यहाँ जो शब्द है ये पुनः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनुसूचित में दो शब्द, पहला अनु शब्द है और दूसरा है सूचित शब्द। तो अनु में जो अनु शब्द है इसका अर्थ होता है बाद में, इसका अर्थ होता है बाद में। कैसे पता चला कि इसका अर्थ बाद में है? हमने हिंदी भाषा में एक शब्द सुना है अनुज। क्या सुना हुआ है? अनुज। अनुज शब्द दो शब्दों से मिला, अनु और ज माने जन्मा, जन्म लेना, और अनु मतलब बाद में। तो अनुज हम उसे कहते हैं जो हमारा छोटा भाई होता है, वहां अनुज का मतलब होता है बाद में जन्म लेने वाला अनुज कहलाता है। तो यहाँ अनु का शब्द अर्थ हुआ बाद में। तो अनु में बाद शब्द के लिए और सूची अर्थात लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर जैसे किया जाए या सूची के रूप में जिसे शामिल किया जाए वो सूचित कहलाता है, सूची उसे कहते हैं। तो बाद में शामिल की गई सूची, इस अनुसूचित शब्द से अर्थ हुआ बाद में शामिल की गई सूची। अर्थात हमारा संविधान बन जाने के बाद में जो लिस्टों के फॉर्मेट में संविधान के अंत में जोड़ी गई उन लिस्टों की बात की जा रही है, उनको अनुसूचित कहते हैं या अनुसूची कहेंगे। जन और जाति ये दो शब्द हैं जो जनजाति बनाते हैं। जन का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ये पॉइंट याद रखना। और जनजाति में जातियों का, जाति शब्द का अर्थ होता है जाति जो कि जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। भारतीय कॉन्सेप्ट है, एक समाजशास्त्री कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण रूप से आप सभी जानते हैं। इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ कि जाति के आधार पर लोगों का बना हुआ समूह। क्लियरली जाति के आधार पर लोगों का समूह क्या कहलाता है? जनजाति। अब अगर इस पूरे अर्थ को मैं एक साथ ले लूं तो भारतीय संविधान के बनने के बाद सूची के रूप में जाति के आधार पर जो लोगों के समूह को जोड़ा गया तो उसे हमने अनुसूचित जनजाति कहा। शायद ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि अनुसूचित जनजाति शब्द का क्या अर्थ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द उपयोग कब शुरू हुआ या कब पहली बार उपयोग किया गया, इस बात पर फोकस करते हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग होता है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत को चलाने के लिए जो कानून बनाए गए उसमें एक महत्वपूर्ण कानून है 1935 का अधिनियम, जिससे हमारे संविधान में सीधे सीधे 250 अनुच्छेद शामिल किए गए। इस कानून में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग होता है, यह आप सभी को याद रखना है।
लेकिन इस कानून को लागू क्योंकि 36 में किया गया था, तो दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके इन्हें लागू किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति का कॉन्सेप्ट भारत में लागू कब हुआ, तो आंसर 1936 होगा। और उसे कब लाया गया या कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो आंसर 1935 होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब हम इसके बैकग्राउंड को समझें कि यार अनुसूचित जनजाति क्या पहली बार इस कानून में ही लाया गया, तो नहीं। जब हम इसे थोड़ा डीप में समझेंगे तो इससे पहले एक और पॉइंट हमें याद रहे कि अनुसूचित जाति जनजाति शब्द को उन सभी प्रांतों अर्थात असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास और उड़ीसा, पंजाब संयुक्त प्रांत में लागू किया गया। इसका ये अर्थ है, इस बात से हमें एक पॉइंट सीखना है कि अनुसूचित जनजाति का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कानूनों के समय या ब्रिटिश लॉ के समय या भारतीय उपनिषद काल में पूरे भारत में लागू नहीं किया गया था। इसे पूरे भारत के अंदर लागू नहीं किया गया, इसे भारत के केवल कुछ हिस्सों अर्थात कुछ प्रांतों में ही लागू किया गया था। आपको याद रखना है केवल इन्हें 8 प्रांतों में लागू किया गया, जबकि भारत उस समय बहुत बड़ी संरचना रखता था। केवल 8 प्रांतों में अनुसूचित जनजाति का कॉन्सेप्ट लागू किया गया। 1935 से पहले इन्हें दलित या और अलग अलग नामों से जाना जाता था, वो हम समझेंगे कि किन नामों से जाना जाता था। और थोड़ा सा आगे बढ़ के इस पॉइंट को समझें कि यार असली में इस कॉन्सेप्ट को लाया कौन। आप सबको पता है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के प्रयासों से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? जनगणना की। और पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में होती है। और उसके बाद रूल बना दिया जाता है कि हर 10 साल में यहाँ जनगणना कराई जाएगी, लोगों की गिनती कराई जाएगी। ऐसा ही दौर था। 1931 में जनगणना होने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किए गए और जनगणना की शुरुआत हुई। उस समय आयुक्त थे जे.एच. हट्टन। क्या नाम था? जे.एच. हट्टन। तो जे.एच. हट्टन की देखरेख में 1931 की जनगणना होती है। और जब वे भारत के लोगों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो वो देखते हैं कि अस्पृश्यता के आधार पर लोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और इस अस्पृश्यता से संबंधित जो भेदभाव था, उसके आधार पर उन्होंने कुछ जातियों की लिस्ट बनाई। और यही लिस्ट पहली बार भारत में अनुसूचित जाति को प्रदर्शित करती थी। आपको याद रखना है 1931 की जनगणना में ब्रिटिश मानव शास्त्री जे.एच. हट्टन की देखरेख में हुई। और उसमें अस्पृश्यता के आधार पर जो घृणित प्रथाएं या भेदभाव करने वाली प्रथाएं थी, उनको आधार बना करके एक सूची तैयार की गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित घोषित करने का पहला प्रयास कब और किसने किया, तो आंसर होगा जे.एच. हट्टन ने 1931 में किया। याद रखना इसका आधार क्या था इन्हें अनुसूचित घोषित करने का? अस्पृश्यता। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इनके प्रति। और आगे बढ़ते हैं। जब स्वतंत्रता की बात आई, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में इन्हीं जनजातीय समूहों को, जो कि अंग्रेजों ने लिस्टेड कर रखे थे, उनकी संख्या अब तक 212 जनजातीय समुदाय हो चुकी थी, इन्हें एक लिस्ट के रूप में शामिल करते हुए भारतीय संविधान के अंत में जोड़ दिया गया। बाद में जोड़े जाने के कारण इन्हें अनुसूचित जनजातियां कहा गया। जनजाति तो आप समझ रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों का समूह। अनुसूचित मतलब जो बाद में सूची बनाकर जोड़ा गया हो। क्लियर रहा होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आपको याद रखना है कि ये भारतीय संविधान में मूल रूप से हाथ से लिखे हुए अक्षरों में नहीं जोड़े गए थे। इन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1950 में जोड़ा गया, जबकि भारतीय संविधान बनने की शुरुआत 46 में होती है और 1949 तक भारतीय संविधान बन जाता है। 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान पर लोगों के या निर्माताओं के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। जबकि अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची के रूप में 1950 में लाया जाता है। और वो लाने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपने एक आदेश के माध्यम से। मतलब भारतीय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 1950 में इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है भारतीय संविधान में। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 1942 के तहत ये शक्ति भी रखते हैं। आपको पता हो भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल्स हैं जिनमें इनकी परिभाषा से संबंधित विवरण है। आर्टिकल 332 और 366 का 25। आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी जाति को राज्यपाल के परामर्श से, याद रखना, राज्यपाल के परामर्श से
एक आदेश के माध्यम से अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है या घोषित की हुई जनजाति को जनजाति की सूची से हटा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो संविधान में लिखा हुआ था। इसी के आधार पर 1950 में राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा एक आदेश जारी करके अनुसूचित जनजाति की लिस्ट तैयार की जाती है। ये पॉइंट याद रहे। 366 अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का है उसके सब आर्टिकल 25 में एक विशेष बात लिखी है कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा संबंधित जो प्रावधान है वो 366-25 में है और यहाँ लिखा हुआ है कि जो लिस्ट 342 के आधार पर बनी हुई है उन सभी को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। यही इनकी परिभाषा है, आपको ये याद रखना है। इनके बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों, अलग अलग विधिवेताओं ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। जैसे इन्हें किसी ने पिछड़े हिंदू कहा और इसके बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इससे पहले हम एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। चलिए, भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब हमारा देश बन गया या संविधान लागू हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे अनेक जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 46 ऐसी जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। याद रखना है कि 46 थी, आज नहीं है। अगर हम वर्तमान पर बात करें तो वर्तमान में 43 जनजातियों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इसमें से 3 जनजातियां जिनका नाम है मीना, कीर और पारधी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मध्य प्रदेश में टोटल कितनी जनजातियां थी, तो 46 थी। लेकिन 8 जनवरी, तारीख याद रख लेना, 8 जनवरी 2003 को 3 जातियों से जनजाति का दर्जा ले लिया गया, छीन लिया गया या उनको विलोपित कर दिया गया। और जब ये 3 जनजातियों का दर्जा उसमें से माइनस किया गया, हटाया गया, तो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां बचती हैं। 43 जनजातियों के पास जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश में है। कौन सी 3 जनजातियों से जनजाति का दर्जा छीन लिया गया? वो थी मीना, कीर और पारधी। अर्थात वर्तमान में पारधी अनुसूचित जनजाति नहीं है, कीर जनजाति नहीं है, मीना जनजाति नहीं है। मीना कहाँ रहती थी? तो भोपाल के आसपास वाले सीहोर, विदिशा और सिरोंज वाले एरिया में ये रहते थे। कीर भी लगभग इसी क्षेत्र में रहते थे और पारधी अनेक जिलों में पाए जाते थे, जिनसे जनजाति का दर्जा 2003 में विलोपित किया गया, अर्थात हटा दिया गया, इन्हें उस सूची से हटा दिया गया। अब ये जनजातियों में शामिल नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत स्पेशल याद रखना है, ये तारीख आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 3 जनजातियों को 3 में हटाया गया था, ऐसे हम इसे रट सकते हैं। और देखो 3 को अगर हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दे तो ये 8 बन जाता है। तो 8, 1, 3 ये याद रख लेना है। 8, 1, 3 जनजातियों को हटा दिया गया है, अर्थात अब 43 जनजातियां अनुसूचित जनजातियों में शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करेंगे आगे। चलिए, पहले हम कुछ फैक्चुअल बातें याद कर लेते हैं कि किसे कहां। तो अगर हम प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में इन दो धर्म ग्रंथों में जनजातियों से रिलेटेड शब्दावली मिली है। वो क्या है? भील जनजाति को ऋग्वेद में अनस कहा गया। क्या कहा गया? याद रखना, भील जनजाति को ऋग्वेद में अनस शब्द से संबोधित किया गया है। यजुर्वेद में जो घुमंतु जनजातियां हैं उनके लिए त्रषण शब्द उपयोग किया गया है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। क्योंकि अभी इतिहास में जनजाति को जोड़कर या करंट अफेयर्स से जनजाति को जोड़कर के पूछने का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। जेस घुरिया ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा था, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। दास एंड दास एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने आदिवासियों को विलीन मानवता कहा है। क्या कहा है? आदिवासियों को इन्होंने विलीन मानवता नाम से संबोधित किया। आदिवासियों के लिए के पितृ पुरुष हैं ठक्कर बाबा, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, और इस ट्राइब्स ऑफ इंडिया में ही इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें आदिवासियों का पिता या आदिवासियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। दोनों शब्द याद रखने हैं, इनकी किताब का नाम याद रखना है, और इन्होंने आदिवासी शब्द को पहली बार 1930 में दिया था, ये भी याद रखना है। जॉर्ज गियर्सन याद रखना, जॉर्ज गियर्सन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति के नाम से संबोधित किया, और महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन नाम से संबोधित किया। ये सारे शब्द आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्योर
फैक्चुअल बातें हैं। जे.एस. घुरिया ने पिछड़े हिंदू कहा, दास एंड दास ने इन्हें विलीन मानवता कहा, आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया, गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा, ग से गांधी जी और ग से गिरिजन याद हो जाएगा। जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा, क्या कहा, पहाड़ी जनजाति। ऐसे शब्द जिन जिन लोगों ने बोले हैं इनके लिए वो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम स्पेशली किसी एक विशेष जनजाति के लिए किसी ने कुछ कहा वो भी देख लेते हैं। बेरियल एल्विन ने बेगा जनजाति को लोगों का जादूगर या लोगों के जादूगर कहकर पुकारा था, या किस जनजाति को बेरियल एल्विन ने जादूगर कहा है, तो बेगा को जादूगर कहा गया है। रसेल और हीरालाल दो बड़े अच्छे समाजशास्त्री और इतिहासकार हुए, उन्हें भारिया जनजाति के लोगों को पुरातन पंथी कहा है, याद रख लेना। भारिया जनजाति के लोगों को उन्होंने पुराने लोग या पुरातन पंथी कह दिया, ये भी याद रख लो। भील जनजाति के लोगों को कर्नल टाड ने वन पुत्र कहकर पुकारा था। भूगोलवेत्ता टालमी ने इन्हें तीरंदाज कहा था। हर्बर्ट रीजले ने भीलों को द्रविड़ वर्ग में शामिल किया था। तो भीलों के बारे में 3 फैक्ट याद रख लेना। भीलों को कर्नल टाड ने वन पुत्र कहा। टॉलमी एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इनको तीरंदाज कहा, और हर्बर्ट रीजले ने इन्हें द्रविड़ वर्ग में शामिल किया। भीलों की सामाजिक व्यवस्था नामक पुस्तक में श्री S.L. वर्मा ने द्वारा लिखी गई, जिसमें इन्हें जंगली देव की संतान कहा गया है। तो इन्हें जंगली देव की संतान किसने कहा, याद रखना S.L. जो वर्मा है इनकी किताब में इसके लिए शब्द उपयोग किया। महेश शर्मा, जिन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है या झाबुआ का गांधी कहा जाता है, भीलों का गांधी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, याद रखना इन्हें झाबुआ का गांधी कहा जाता है। तो ऐसे कुछ विशेष फैक्ट हमने याद करने थे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इनके लिए संवैधानिक प्रावधान पर। उससे पहले समझ लेते हैं कि अनुसूचित जाति कहा किससे जाता है। आज की तारीख में हम किसे अनुसूचित जाति कहते हैं, तो ढेबर आयोग द्वारा 1960 में बनाया गया ढेबर आयोग। उसने 1966 से एक मार्क डिसाइड किया कि भाई जिसमें ये 4 विशेषताएं पाई जाएंगी उस व्यक्ति को आप अनुसूचित जनजाति कह सकते हो। खैर ये स्टोरी में जब आपको अगले लेक्चर में समितियां और आयोग और संगठन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं स्टोरी पर नहीं जा रहा हूं, सीधे बोल लो कि जो लोग भौगोलिक रूप से शहरी या नगरीय क्षेत्र से पृथक हैं या सामान्य जन से पृथक निवास करते हैं, तो पहला भौगोलिक रूप से पारस्परिक अधिकार या भौगोलिक रूप से अलग होना उनका होना चाहिए। एक विशेष संस्कृति उनके पास हो, उनकी अर्थव्यवस्था का मॉडल अलग हो, अर्थात वो वैसी अर्थव्यवस्था का पालन ना करते हो जैसे बाकी सब लोग किसान या सामान्य लोग करते हैं, और साथ में इनकी शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता बहुत शून्य हो या तकनीकी रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हो। तो जब ये 4 विशेषता किसी समूह में होती हैं तो उसे हम अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं। ये इसकी बेसिक परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधे संवैधानिक उपबंधों पर आ जाते हैं। इनके संवैधानिक उपबंधों को सरल भाषा में याद रखने के लिए हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहले परिभाषित करने वाले उपबंध, दूसरा इनको संरक्षण देने वाले उपबंध, और तीसरा इनका विकास करने वाले उपबंध। संरक्षण देने वाले और विकास करने वाले 2 महत्वपूर्ण हैं, परिभाषित करने वाले तीसरा एक बहुत छोटा पॉइंट है। परिभाषित करने के लिए 2 आर्टिकल्स का उपयोग किया जाता है, आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366-25। ये दोनों ही आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 366 के 25 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिन जिन सूचियों को शामिल किया गया वो सूची जोड़ने का प्रावधान 342 में है। इसी आधार पर 366 कहता है कि उन लोगों को अनुसूचित जनजाति कहेंगे जो 342 की लिस्ट में शामिल है। तो 342 जो है वो पूरी तरह डिपेंड करता है 366, और 366 पूरी तरह डिपेंड करता है 342। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, दोनों का डिफरेंस याद रखना। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना या आदेश के माध्यम से किसी जाति को जनजाति घोषित कर सकता है, ये प्रावधान कहाँ है, तो आंसर 342 होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 300 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किस आर्टिकल में, तो फिर आंसर 366 होगा। दोनों ही पॉइंट याद रख लेना। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 342 में क्या लिखा हुआ, एक बार संवैधानिक शब्दों के साथ जो बेयर एक्ट की शब्दावली होती है उसके आधार पर बताता हूं। राष्ट्रपति किसी राज्य संघ क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, ये पॉइंट याद रखना, परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्या राष्ट्रपति को पूरी तरह अधिकार है? 4 ऑप्शन दोगे। राष्ट्रपति खुद कर देता है, राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है, मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद करता है, या प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करता है। हमारा संविधान इस संबंध में कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अधिसूचना के माध्यम से किसी जाति को या आदेश के माध्यम से किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करता है। तो ये बहुत डीप वाली बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। संविधान की शब्दावली में इसी बात की इंपॉर्टेंस है। आगे एक पॉइंट और याद रखना है, या तो वह किसी जनजाति को या किसी जाति के किसी हिस्से को जनजाति घोषित कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी जाति को पूरी तरह घोषित किया जाए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मीणा नाम की जो जनजाति है, वो मीणा नाम की जनजाति राजस्थान में तो क्या है, वो एसटी में आती है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है। ये डिफरेंस है कि भैया उसने मीणा जनजाति को पूरी तरह एसटी घोषित नहीं किया, उसने किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली मीणा जनजाति को ही घोषित किया। तो ये भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट रखना है। ऐसी छोटी छोटी गंभीर बातें हमें एग्जाम में पास कराती है, अच्छे नंबर दिलवाती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। साथ में तीसरी याद रख लेना, या तो वो किसी राज्य के लिए या किसी संघ शासित क्षेत्र दोनों के लिए अधिसूचना के माध्यम से जाति को जनजाति में घोषित कर सकता है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे 366 के 25 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजातियां से ऐसी जनजाति या समुदाय या उनका कोई हिस्सा या भाग अभिप्रेत है जिसने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूची में अपना नाम दर्ज करा रखा हो। तो जो सूची में नाम दर्ज कराते हैं वही अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। ये 366-25 कहता है। बड़े सरल थे दोनों ही। अब हम आगे थोड़े कठिन अर्थात संरक्षण संबंधित प्रावधानों पर चल रहे हैं। आप स्क्रीन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, अपने दिमाग में सेव रखें, क्योंकि यहाँ से गंभीर प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करके आएंगे। आर्टिकल 15(4) जो है वो महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों के प्रावधान या प्रोत्साहन से संबंधित ये बातें करेगा। क्या कहता है ये आर्टिकल? कहता है, देखिए हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है, पहले तो सिंपल सा 15 समझ लो, फिर 15(4) समझते हैं। 15 कहता है कि एक व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर, एक व्यक्ति, क्योंकि 15 लिखा हुआ है ना, तो 1 और 5, एक व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर, जो 5 आधार है धर्म, जाति, मूल वंश, जाति भी आ गया ना, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध अर्थात विभेद नहीं किया जाएगा। और 15(4) उसका अपवाद है। क्या कहता है कि फिर भी इस अनुच्छेद के खंड 4 में एक छूट की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार राज्य को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति प्रगति के लिए कोई भी उपबंध करने का अधिकार है। तो वैसे तो हमारा संविधान कहता है कि भैया इन 5 आधारों धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है। फिर वही आर्टिकल अपवाद भी बताता है कि नहीं, जनजातियों का भला करना हो, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान करना हो, तो आप कुछ विशेष प्रकार के कानून बना सकते हो। इस उपबंध को विशेष रूप से इसलिए शामिल किया गया कि यदि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े की उन्नति के उद्देश्य से कोई विशेष व्यवस्था करता है तो हमारा संविधान उस चीज को करने से रोकेगा नहीं, उनके विकास के लिए प्रावधान कर सकती है राज्य की सरकार। और आगे बढ़ते हैं। आगे 16(4) दिया हुआ है जो पदों एवं नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। ये क्या कहता है, देखो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता दी जाएगी, जबकि 16(4) कहता है कि भैया राज्य की सरकार चाहे और उसकी नजर में ऐसा है कि यहाँ की जनजातियों का तो नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है, तो कुछ विशेष स्थानों को वहां की जनजाति या वहां के लोगों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण के संबंध में उपबंध करने से नहीं रोकेगा। अर्थात संविधान ने एक तरफ तो कह दिया कि भैया राज्य जो है वो सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसी में आगे लिख दिया कि भैया अगर राज्य जनजाति के लिए कोई प्रावधान करना चाहे तो फिर ये संविधान उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, या संविधान का उल्लंघन इसे नहीं माना जाएगा, वो सरकार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19(5) देखो 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? सिंपल सी बात है,
बोलने की, बसने की, घूमने जाने की, ये सब स्वतंत्रताएं दी हुई है। उसी में एक स्वतंत्रता थी संपत्ति की, जो हटा दी गई आर्टिकल 19F में से, उसे हटा करके 300 क में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन उसका अपवाद यहाँ अभी भी शामिल है कि भैया संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार सबका आम अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन जनजातियों के क्षेत्र में कोई संपत्ति आप खरीदो और उनकी भौगोलिक संरचना और उनकी संस्कृति को अगर वहां प्रभाव पड़ रहा है तो सरकार नियम बना सकती है कि इनकी संस्कृति या इनकी जमीन को आप नहीं खरीद सकते, अधिग्रहित नहीं की जा सकती। इससे संबंधित प्रावधान 1905 करता है। संपत्ति के मामलों में जनजातियों के हितों की सुरक्षा, ये इसका हेडिंग है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने, जमीनें खरीदने, बेचने, कुछ भी करने का अधिकार दिया हुआ है। किसी भी भाग में बसने और संपत्ति की क्रय विक्रय करने का अधिकार की गारंटी दी गई है। लेकिन 1905 जो है उसके अंतर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए इन प्रावधानों पर प्रतिबंध लगा सकता है और यह संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है। ये जनजातियों के संरक्षा संबंधी उपबंधों में हम बातें पढ़ रहे हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपनी निजी संपत्ति को किसी को हस्तांतरित करने से नहीं रोका जा सकता, ये भी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 23 हम पढ़ लेते हैं, जहां पर मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की बात की गई है। वहां क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और अन्य प्रकार से बलात्श्रम प्रतिबद्ध किया गया, प्रतिनिषिद्ध किया गया। और इसमें दो बातें हैं, आर्टिकल 23(1) और 23(2). ये दोनों में दूसरी बात किसी को याद नहीं होती है, दूसरी मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। पहले ही बता देता हूं कि मानव का दुर्व्यापार करना मतलब उसको खरीदना बेचना, बेगार मतलब उससे जबरदस्ती काम कराना, और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किए जाते हैं। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। लेकिन दूसरी बात कह देती है सरकार या संविधान कह देता है कि जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे, जब चीन भारत पर हमला कर दे और सरकार नियम बना दे, जबरदस्ती पकड़ कर लोगों को सेना में भर्ती करने की नौबत आ जाए, तब इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो सरकार कर सकती है। इसका यह अर्थ है, प्रशासनिक शब्दावली में कहेंगे कि राज्य अगर किसी विशेष सेवा के लिए सबको भेजता है तो वो सब इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, क्या लिखा है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य कोई अनिवार्य सेवा अर्थात सबके लिए कोई सेवा लागू करती है, बोलती है कि भैया अगर हमारे देश में कानून बन जाता है कि हर युवा को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी, तो फिर ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में चले। आर्टिकल 29 लिखा हुआ है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार की रक्षा। तो आर्टिकल 15 में जो लिखा था कि शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए कानून बना सकते हैं, सेम बात 29 में लिखी हुई है। यहाँ कहा गया है कि भारतीय नागरिकों के किसी भी ऐसे अनुविभाग को, अर्थात एक हिस्सा तो जनजाति भी को, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो जनजातियों को भी अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और राज्य की सरकार उसे इस कार्य के लिए सपोर्ट करेगी, ना कि उसके विरुद्ध कार्य करेगी, ये याद रखना। तो उनको भाषाओं और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। जैसे 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जनजाति के गौरवीय जो संस्कृति है, गौरवान्वित करने वाली जो संस्कृति है, उसे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण राष्ट्र में फैलाना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना सरकार का प्रयास है। उनकी संस्कृति की भावनाओं को या संस्कृति को वैश्विक पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर रखना इसका मूल उद्देश्य होता है। उसका संरक्षण करना इसका मूल उद्देश्य होता है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों के संरक्षण में अभिवृद्धि। तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दुर्बल वर्ग में सबसे पहले जनजाति आती है, इसलिए जनजातियों के जो कि दुर्बल वर्ग है के संरक्षण या के शिक्षा संबंधी या आर्थिक हितों के संरक्षण संबंधी प्रयास सरकार करती है। खैर ये एक नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। आर्टिकल 164, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है।
जिसमें 4 राज्यों में 4 मंत्री अर्थात आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। हमारे देश में केवल 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाए जाते हैं। उन 4 राज्यों में सबसे पहले बिहार आता था, याद रखना, फिर छत्तीसगढ़ आता था, याद रखना छत्तीसगढ़, फिर तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता था और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता था। यह जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो बिहार के स्थान पर झारखंड लिखा गया, या बिहार को हटाकर उसकी जगह झारखंड शब्द जोड़ दिया गया। तो देखो झारखंड छत्तीसगढ़, क्या लिखा हुआ है, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मध्य प्रदेश, केवल ये 4 राज्य हैं। अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो एक बार मैप देख लो, आपको मैप से बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, देखिए मैं याद कराता हूँ। इनको कोडिंग के माध्यम से याद करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ उड़ीसा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ मध्य प्रदेश है। तीनों बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, ये उसके नीचे का हिस्सा छत्तीसगढ़, ये उसके जस्ट नीचे का हिस्सा झारखंड और इधर का हिस्सा उड़ीसा आता है। तो ये चारों राज्य इस तरीके से हमारे मैप में बनते हैं, एक दूसरे से उनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ उससे जुड़ा हुआ, उससे झारखंड जुड़ा हुआ और उससे उड़ीसा जुड़ा हुआ, एक दूसरे से चारों कनेक्टेड है। कोड मत बनाना, इनको मैप से याद कर लो, क्योंकि जहां मैपिंग से याद हो सकता है वहां जबरदस्ती हमें अपने आप के लिए बर्डन क्रिएट नहीं करना है। आर्टिकल 3 एक साथ में पढ़ते हैं, 330, 332 और 334। क्या लिखा है, लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण की बात की जा रही है। आर्टिकल 330 क्या कहता है, 330 हमारा असेंबली अर्थात हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, उसमें आरक्षण की बात की जा रही है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ये लोकसभा के लिए है कि लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा की सीटें तो जो है वो नॉमिनेशन से जाती है, राज्य सरकार में अलग प्रकार का प्रोपेगेंडा है। तो वहां याद रखना, केवल लोकसभा याद रखेंगे, राज्यसभा में ये प्रावधान नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान आर्टिकल 330 एक क में लिखा हुआ है। अगर वो ऐसे कोई डीप प्रश्न पूछ लेता है 330, 330 क, 330 ख, 330 क एक या एक क, तो ये एक क बहुत जरूरी है, वो आंसर आपका होगा। 332 में विधानसभाओं में जनजातियों का आरक्षण की बात की गई है। विधानसभाओं में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये प्रावधान है। आगे 334 में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग आर्टिकल है, ये याद नहीं रहता है सबको, तो ये याद रख लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया जब संविधान बनाया गया तो वहां लिखा गया कि एक निश्चित अवधि के लिए इनका आरक्षण होगा, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो वहां शुरू में जब बना था तब कहा था कि केवल 1960 तक इनका आरक्षण लागू रहेगा, बाद में इनका आरक्षण हटा दिया जाएगा। उसे फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया और अभी अंततः 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से या संशोधन के माध्यम से हमने इनके जो आरक्षण है उसे 2030 तक कर दिया गया है। तो याद रखना, आर्टिकल 334 में वो समय सीमा की बात की गई है कि कब तक इनका आरक्षण रहेगा। तो जब भी सरकार संशोधन करती है, आर्टिकल 334 में संशोधन करती है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के लिए, अवधि के पश्चात समाप्त हो जाने का प्रावधान आर्टिकल 334 में किया गया है। तीनों आर्टिकल याद रहे, 330 में लोकसभा में, 32 में विधानसभा में और 334 में समय ड्यूरेशन की कब तक के लिए आरक्षण है, इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं हम, आर्टिकल 335 में लिखा हुआ है आरक्षण के दावे। भैया हमने आरक्षण तो दे देना है, सिंपल सी बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, आर्टिकल 15(4), 16(4) कहते हैं। लेकिन हम एमपीपीएससी की अगर एग्जाम की बात करें तो एमपीपीएससी ये कहती है कि भैया जो व्यक्ति 35% नंबर नहीं लाएगा तो हम अनुसूचित जाति जनजाति की सीट को खाली छोड़ देंगे लेकिन भरेंगे नहीं। तो ये जो ऑप्शन है कि हम खाली छोड़ देंगे लेकिन भरेंगे नहीं,
ये प्रावधान हमारे आर्टिकल 335 में किया गया है, जहां आरक्षण के दावों के वर्णन की बात की गई है कि भैया आरक्षण देना है लेकिन एक न्यूनतम योग्यता आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पीएससी ने निर्धारित की कि भैया अगर 100 में से कोई एसटी एससी का व्यक्ति 35 नंबर भी नहीं ला पाता है तो उसे फेल माना जाएगा, फिर भले क्यों ही सीटें हमें खाली छोड़नी पड़े, और उन सीटों को हम बैकलॉग सीट के रूप में अगले साल भर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं भरने वाले क्योंकि हमें योग्य व्यक्ति चाहिए। तो ऐसा प्रावधान आर्टिकल 335 में है। ये जनरली सब सामान्य स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं रहता है, आपको सेव करके रखना है अपने दिमाग में। और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 338, जहां एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। यहाँ लिखा हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो विशेष अधिकारी जनजातियों के संबंध में कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात उनकी जो स्थिति है उनकी समीक्षा करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। बाद में यहाँ संशोधन आता है, पहले वहां लिखा था अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त, ये शब्द लिखा हुआ था, तो इसे हमने बाद में संशोधित किया और क्या जोड़ दिया, 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से हमने वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो आयोग बना दिए। पहले एक ही आयोग था दोनों का, फिर दोनों को अलग अलग किया गया। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये शब्द हमने वहां जोड़ दिया, और आगे जाकर के फिर दोनों के लिए अलग अलग आयोग बना दिए गए। जो अधिकारी शब्द वहां मूल संविधान में आयोग शब्द था ही नहीं, वहां अधिकारी शब्द था, आयुक्त शब्द था, जिसके स्थान पर बाद में आयोग शब्द जोड़ा गया। और फिर आयोग का पैटर्न चला तो दो अलग अलग आयोग बनाए गए, अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग। तो आर्टिकल 338 में जनजाति के लिए आयोग, जबकि 338 में जाति के लिए आयोग, अनुसूचित जाति के लिए आयोग 338 में, और 338 क में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा और उनके विकास के लिए कार्य करेगा। इसका जो प्रावधान है वह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये याद रखना कब जोड़ा गया, तारीख याद रख लो। संविधान संशोधन का नाम 2003 है लेकिन जोड़ा 2004 में गया। तारीख भी याद कर सकते हैं 19 फरवरी 2004। ये पहले बहुत पूछी जाती थी, जब हमसे एक्ट पूछे जाते थे, पहले 3 एक्ट हुआ करते थे सिलेबस में, तब ये प्रश्न खूब पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 339(1) में आयोग की नियुक्ति। तो ये जो आयोग है ये टेम्परेरी आयोग है, किसी निश्चित समय के लिए निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे समय समय पर बनाए भी गए। याद रखना, राष्ट्रपति राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और उसे किसी भी समय पर खत्म कर सकेगा। 10 वर्षों में एक बार एक आयोग बनाए जाने का प्रावधान था। याद रखना, केवल एक ऐसा आयोग 28 अप्रैल 1960 को एक ही बार बनाया गया जिसकी नियुक्ति की गई और उसका नाम रखा गया अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग इसका नाम रखा गया। अक्टूबर 1961 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो UN ढेबर थे। क्या नाम था उनका? UN ढेबर, इसलिए इसे बहुत बोलचाल की भाषा में ढेबर आयोग के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध है। और इसी ने जनजातियों की एक स्पेशल परिभाषा भारत में दी और उसी का आज भी पालन किया जाता है। याद रखना, ढेबर आयोग 1960 में बनाया गया और 1961 में उसने अपना पहला प्रतिवेदन या वास्तविक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, जो कि आर्टिकल 339(1) के तहत बनाया गया था, ना कि 338(क) के तहत। तो दोनों में डिफरेंस है, ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सावधानी से आंसर करना है। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 275 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? बड़ी खास बात लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को अनुसूचित जनजातियों के विकास या संरक्षण के लिए स्पेशल पैसा देगी, अनुदान देगी। अनुदान का वर्णन है, तो संविधान के उपबंधों की पूर्ति के लिए राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्यवस्था। क्यों मिले अनुदान? क्योंकि उन्हें जनजातियों का संरक्षण करना है, विकास करना है। आर्टिकल 339 भी कुछ ऐसी बात करता है, लेकिन ये अनुदान की बजाय कार्य की बात करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य के ऐसे
निर्देश देने तक होगा जहां उसे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देशित किया जाना हो। तो जब केंद्र की सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाएगी तो वो राज्यों को उसे जबरदस्ती लागू करने के लिए इस आर्टिकल के तहत बोल सकती है कि आपको, क्योंकि हमने ये कानून कल्याण के लिए बनाया इसलिए आपको लागू करना होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवी और छठी अनुसूची हमारे संविधान का बहुत विशेष हिस्सा है, जो हमारे संविधान में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था करती है। आर्टिकल्स में आपको अलग से याद कराऊंगा जब हम संविधान पढ़ेंगे। आप सभी को इंटीमेट कर दूं कि हमने एक विशेष सीरीज शुरू की है जिसे हम एमपीपीएससी टारगेट परीक्षा 2025 सीरीज के नाम से जानते हैं। उसमें हमने 100 टॉपिक के साथ साथ हमारे नए सिलेबस को पूरी तरह याद करने का प्रावधान बनाया है। ये सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डेमो फॉर्मेट में देखकर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रावधान पे चलते हैं। अगला प्रावधान आर्टिकल 371 क का है। यहाँ 3 आर्टिकल आपको याद रखने, 371 क, ख और ग, तीनों एक साथ याद रख लो। क नागालैंड की बात करता है, ख असम की बात करता है और 371 ग मणिपुर की बात करता है। तो कैसे याद करोगे? नागालैंड, असम, मणिपुर। कैसे याद किया? क, ख और ग, ये 371 के सब आर्टिकल्स में आते हैं। क नागालैंड की बात करता है, फिर ख जो है वो असम की बात करता है और ग जो है वो मणि की बात करता है, मणिपुर की बात करता है। कैसे याद करोगे? कान हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। खाऊं याद हो जाएगा, खाऊ क्या हो जाएगा? कान को खाऊं, है ना। बहुत गम अगर है, मतलब मुझे अगर बहुत गम है तो मैं कान को खाऊं, ऐसा हो जाएगा। किसी के कान को खा जाऊं, तो कान पहला शब्द है। क में नागालैंड याद हो जाएगा, ख में असम याद हो जाएगा और ग में याद रखना मणिपुर है। आर्टिकल 371 के इन 3 सब आर्टिकल्स को स्पेशली सब लोग याद रख लेना, इनके पूछे जाने के महत्वपूर्ण चांस बनते हैं। तीनों ही आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 371 क क्या कहता है कि भाई नागालैंड में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान होंगे। ये सारी डिटेल्स हमें नहीं याद रखनी। असम में जो जनजाति रहती है उनके लिए विशेष व्यवस्था होगी, आर्टिकल 371 कहता है। और मणिपुर में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए राष्ट्रपति अलग से व्यवस्थाएं बनाएगा। ये व्यवस्था ये प्रावधान 371 ग करता है। हमने बहुत सारे अलग अलग प्रावधान के माध्यम से भारतीय संविधान में दिए गए सारे आर्टिकल्स को पढ़ा। अगले वीडियो में हम अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित कहने के लिए परिभाषित किन किन समितियों ने किया, किन किन समितियों ने क्या क्या सिफारिशें जोड़ी, क्या क्या सिफारिशें हटा दी गई, क्या क्या परिवर्तन आजादी के बाद इनकी स्थिति में आए, इन सब बातों पर फोकस करने के लिए उपयोग करेंगे। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस लेक्चर में जुड़ करके पूरे समय तक इस लेक्चर को बहुत धैर्य पूर्वक ध्यान से पढ़ा। आप सभी को विशेष शुभकामनाएं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट करते जाइए, अपने आप को निखारते जाइए, एक दिन आप सफल इंसान बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।